Dear children, now this is the next part of GOC and I hopefully कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा. This will be part 4. So now we are going to talk about GOC part 4. अभी देखो GOC part 3 में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड. एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ हमने निकालना सीखा था, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के साथ किस तरह से H प्लस आयन डी अटैच होते हैं और OH माइनस आयन. फिर हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था जिसमें हमने प्लस E और माइनस E इफेक्ट पढ़ा था और हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट. ये सारे मेरे प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने GOC पार्ट 3 करके बनाया है उसमें आपने देखा था. अब हमारा लास्ट टॉपिक है GOC पार्ट 4 और इसमें हम करने वाले हैं 2 टॉपिक को स्टडी, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा रेजोनेंस. सो फर्स्ट टॉपिक विल बी रेजोनेंस. ठीक है. अब ये रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? देखो, अगर तुम रेजोनेंस को सर्च करोगे तो रेजोनेंस का मतलब होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर. ठीक है. कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लो जिसके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, वो एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं खुद को, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो रिमेन सेम रहेगा. मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई भी डिफरेंसेस नहीं आया. मैं तुम्हें बताती हूँ एग्जैक्टली क्या होता है. ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड. ठीक है. सो स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो सकता है वो जो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है. सो स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड इन डिफरेंट वे. ओके, हम अलग अलग तरीके से लिखें. सो दैट विल बी रेजोनेंस. और कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं? टू अंडरस्टैंड बेटर. गॉट इट? ठीक है ना. टू अंडरस्टैंड बेटर. किस वे में? विथ सर्टेन मॉलिक्यूल्स. ओके. सो विथ सर्टेन मॉलिक्यूल्स. गॉट इट? अब देखो इसमें हम करते क्या. देखो, किसी भी कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर है हम उनको अलग अलग तरीके से लिखते हैं और उनके मॉलिक्यूल में हम वेरिएशन करते हैं. किस तरह की ये चेंजेस होती हैं? देखो बच्चे, ये सबसे पहले तो परमानेंट चेंज होती है. परमानेंट चेंज मतलब उनकी शेप में चेंज होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज होती, उनकी सिर्फ शेप चेंज होती है. उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम डीलोकलाइज करते हैं. ठीक है. सो एग्जैक्टली हम क्या करते हैं? दिस इज परमानेंट इफेक्ट. ओके. और इस परमानेंट इफेक्ट में हम क्या करते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. कौन से इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन करते हैं हम? तो हम करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. पाई इलेक्ट्रॉन कैसे पहचानते थे आप? जिसमें आपको डबल बॉन्ड दिखाई देता था ना. सो दैट वाज द पाई इलेक्ट्रॉन. तो ये है रेजोनेंस, जिसमें हम एक कंपाउंड के इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं चेंज होता. ठीक है. कितने फॉर्म्स हो सकते हैं उसको अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. यहाँ तक क्लियर है कि रेजोनेंस में कंपाउंड को हम डिफरेंट वेज में लिखेंगे और वो कहाँ होगा? विद इन अ मॉलिक्यूल होगा. दैट विल बी परमानेंट इफेक्ट. और हम क्या करेंगे? डीलोकलाइजेशन करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट करेंगे. कौन से? पाई इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट करेंगे. तो अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर देती हूँ दैट यू गेट ईजिली टू अंडरस्टैंड हियर. इसके कुछ रूल्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, है ना. तो पहले हम उस कंडीशंस को देखते हैं. देखो, फर्स्ट कंडीशन होता है कि ये बॉन्ड जो होगा वो पाई, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में होगा. ठीक है. पहला कंडीशन है पाई, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में होगा. एक एग्जांपल ले लो तुम. जैसे मैंने लिखा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 दिख रहा है. अब ये देखो, ये पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है ना. डबल बॉन्ड है तो पाई, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा और वापस पाई बॉन्ड है. तो यहाँ पे हम इसी फॉर्मूला को किस तरीके से हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं वो आप देखोगे. अभी देखो, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है. ठीक है. डबल बॉन्ड है यानी कि इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन यानी कि पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है. क्लियर है. और इसके बाद से यहाँ का जो पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड, उसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं. अब देखो, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था इसने अपने इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इस कार्बन ने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा?
देखो CH2 इस कार्बन के ऊपर हो जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गई, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गई, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये CH एज इट इज आ जाएगा, और फिर देखो यहाँ से डबल बॉन्ड था ना इलेक्ट्रॉन का, ये इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गया, शिफ्ट हो गया, तो ये पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। समझ आ रहा है क्या हुआ? तो देखो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, यहाँ भी CH2 था, यहाँ पे भी CH है, यहाँ पे भी CH और यहाँ पे भी तुम्हारा CH2 है। हमने चेंज क्या किया, हमने चेंज किया सिर्फ पाई बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, मेनली हमने किसको शिफ्ट किया, पाई इलेक्ट्रॉन को सिग्मा के ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 2 पे। क्लियर है बच्चे? चलो नेक्स्ट वी आर गोइंग ऑन एग्जाम्पल नंबर 2। ये आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, सो आई एम गोइंग टू शिफ्ट फॉर एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 लो, ये होता है पाई बॉन्ड सिग्मा और नेगेटिव के बीच में। ठीक है, ये रूल 2 है और इसको मैं लिखती हूँ रूल नंबर 2। ये पाई सिग्मा और नेगेटिव के बीच में होता है। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इस CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पहले से हमने क्या कहा, पाई सिग्मा और नेगेटिव चार्ज। तो देखो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिग्मा है और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, किसकी शिफ्टिंग होगी, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। अब पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो ये डबल बॉन्ड है यानी कि पाई बॉन्ड है, ये इस पर शिफ्ट होगा। अब अगर ये इस पे शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, और इसके ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, तो ये इस पे शिफ्ट हो गया। ओके, तो देखो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, कार्बन ने रिसीव कर लिया ना, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ओके, फिर ये हो जाएगा CH, और इसका नेगेटिव चार्ज इस सिंगल बॉन्ड पे आ गया, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2। देखो ये वैसा ही है ना, पहले यहाँ पे नेगेटिव इधर था और नेगेटिव अब इधर आ गया। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, कार्बन उतने ही है, हाइड्रोजन उतने ही है, सिर्फ पाई बॉन्ड की डीलोकेलाइजेशन हो गई। ठीक है, द नेक्स्ट सिचुएशन, ये सिचुएशन भी क्लियर है। नाउ वी आर रीचिंग ऑन द थर्ड सिचुएशन। देखो थर्ड सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड की डीलोकेलाइजेशन होगी, लेकिन वो पॉजिटिव के साथ होगी। सो जस्ट हैव अ लुक, पाई बॉन्ड सिग्मा और पॉजिटिव, वैकेंट और वाइटल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप वैकेंट और वाइटल भी एक रूल में ले सकते हैं इसे। अब देखो कैसा होगा, इसके लिए भी एक सिचुएशन लेते हैं। जैसे मान लो, या आप फ्री और वाइटल के लिए भी ले सकते हो, है ना, तो आप पॉजिटिव के लिए ले लो या आप फ्री और वाइटल के लिए ले। चलो पॉजिटिव के लिए एक लेकर के दिखाती हूँ। CH2 लिया मैंने, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और पहले से मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। कहाँ पर होगी पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा पे। सिंगल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये पाई कहाँ पे शिफ्ट होगा, इस पर शिफ्ट होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो, तो ये हो जाएगा CH2, ये डबल बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन डबल था, तो ये हो जाएगा सिंगल, ये हो जाएगा CH, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH2। अब इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ से चार्ज शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड था वो अब सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड में आ गया, और ये जो सिंगल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड में हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन हो गई। तो ये था रूल नंबर 3, जिसमें पाई सिग्मा और पॉजिटिव या वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में होता है। ठीक है, क्लियर है? अब हम चलते हैं रूल नंबर 4। ये रूल नहीं है, एक्चुअली ये कंडीशन है। सो कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 में पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल के बीच में होगा। ठीक है,
फ्री रेडिकल या लोन पेयर कह लो, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब दे आर नॉट हैविंग पेयर्ड, तो आप फ्री रेडिकल में ले लो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एज अ फ्री रेडिकल है, ठीक है। अब क्या होगा, पाई सिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड है, अब ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, लेकिन ये कौन सा फ्यूजन करेंगे, ये करेंगे होमोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक एक करके बिल्कुल जो सिमेट्रिकल ट्रांसफर करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये कैसा बन जाएगा, देखो जरा, CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और इस पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक एक हो जाएगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ और इस पे तो पहले ही से था। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि ये CH जो है ना इस CH2 के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसका एडजेसेंट जो है पार्टिकल हो जाएगा, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये देखो, ये इस तरह की बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, CH2, ये फ्री रेडिकल ऐसे ही रह जाएंगे, ये CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, एंड दैट बिकम CH2। क्लियर है। तो ये देखो, ये सेम सिचुएशन है, पहले ये इधर था, अब ये इधर हो गया। तो डीलोकलाइजेशन में तुमने देखा कि रेजोनेंस में कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जितने रेजोनेंस के, अभी मैंने 4 आपको रूल्स बताए या 4 कंडीशंस कह लो, जितने ज़्यादा रेजोनेंसिंग कैरेक्टर होंगे, जितने ज़्यादा रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर होंगे, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा, इसी रेजोनेंस को हम कॉलोनियल भी कहते हैं या हम इसे कॉन्ट्रीब्यूटिंग भी कहते हैं। तो रेजोनेंस जो होते हैं वो बहुत सारे नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट, अभी आपको मैं एक और चीज़ समझाती हूँ, दिखाती हूँ आपको रेजोनेंस की इफेक्ट। ये हम दिखाते हैं एक एरोमेटिक सब्सटेंस में जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसमें दिखाते हैं, ठीक है। तो चलो एक स्ट्रक्चर लेते हैं, ये है आपका बेंजीन, जो आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। अब इसमें आप डबल बॉन्ड कहाँ लगाते हो, यहाँ लगाओगे, सॉरी ये रहा आपका, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो मान लो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो क्या होगा, देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया। चलो वापस से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, यानी इधर आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, यानी कि ये ऐसा आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत। अब आप देखो कि अगर ये वापस डीलोकलाइज्ड होता, मतलब ये वापस अपने पोजीशन को चेंज करता, तो क्या बन जाता, ये यहाँ आ जाता इसकी तरह, ये यहाँ हो जाता और ये यहाँ आ जाता, ये सेम स्ट्रक्चर आ जाता ना। तो एक रिंग की तरह ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये बार बार अपने पोजीशन को चेंज करता है और ये आपको एक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा बन जाता है एग्जैक्टली, देखो ऐसा हमें फील होता कि ये जो है रेजोनेंस जो है वो कुछ इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन इसके डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं कार्बन एटम में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा, और फाइनली ये हमें ऐसा दिखाई देता, देखो ऐसा दिखाई देगा। इसके बीच में हमें लगेगा कि सेंट्रल पार्ट में रिंग है। ये बार बार जब डीलोकलाइज्ड होगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देगा, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, दो कैरेक्टर को मिलाना। तो देखो ये एक कैरेक्टर था, इसके हमने इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज किया, तो फिर ऐसा फिर इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज किया, बार बार हम कर रहे हैं। तो इट सीम्स लाइक एक ऐसा हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन है, और रेजोनेंस में मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है, इन द मॉलिक्यूल होता है, और सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, और ये है हमारा रेजोनेंस ही है, लेकिन रेजोनेंस को हम जो है मेसोमेरिक और रेजोनेंस को कनेक्ट करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है बेटा। मेसोमेरिक, देखो बहुत लोगों को मेसोमेरिक और रेजोनेंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, तो हम मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट को पढ़ेंगे।
मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट दो तरह के होते हैं। मेसोमेरिक के लिए मैं प्लस एम लिख रही हूँ और रेजोनेंस के लिए प्लस आर इफेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। और दूसरा जो होता है माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट कह सकते हैं। अब सीधी सी बात है कि प्लस एम प्लस आर इफेक्ट, इसका मतलब है कि इनके साथ जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हैज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्या लगे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, ठीक है। इनके साथ जो भी ग्रुप लगे होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसलिए इनके ऊपर प्लस एम, और प्लस एम मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। और इनके साथ जो लगेंगे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे OH है, आप इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लो, NH2 ले लो, इसके ऊपर भी मैंने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर हम नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो नेगेटिव इफेक्ट में ज़्यादातर मल्टीपल बॉन्ड में होते हैं, ये ध्यान रखोगे कि ये मल्टीपल बॉन्ड में होते हैं, ठीक है। जैसे कि NO2 ले लो या कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लो, एल्डिहाइड का ले लो या कार्बोक्सिलिक एसिड का ले लो, तो ये CHO हो सकता है या COOH हो सकता है, ठीक है। तो ये इनमें से किसी भी ग्रुप में हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, दो तरह के होंगे, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट, माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट में कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो कार्बन के साथ अटैच होंगे उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है, चलो आगे देखते हैं क्या है ये। अभी एक स्ट्रक्चर लेते हैं वापस, देखो ये हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पे हमने बाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड से दिखा दिया, ठीक है। हमने एक जो है यहाँ पे ले लिया, लाइक OH को एज अ ग्रुप हमने यहाँ पे ले लिया। OH जो है हमारा वो क्या था, प्लस एम इफेक्ट दे रहा था, है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो हमने इसको यहाँ पे रख दिया। अब ये क्या करेगा, देखो इसके ऊपर हमारा दो पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, डबल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दिखा रही हूँ और दो इलेक्ट्रॉन मैं इसको फिर से बनाती हूँ, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखो अब यहाँ पे मैंने OH ग्रुप लगाया और इसके ऊपर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों देगा, ताकि इलेक्ट्रॉन देने से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़े, ये शेप, ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक मान लो कि इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस सिंगल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है यानी कि पाई बॉन्ड है उसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो क्या होगा, देखो जरा, जो अगला स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का बनेगा, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, उसने यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये OH जो है ना, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ना, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। और OH ने कहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, इस सिंगल बॉन्ड पे, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा OH, क्लियर है। और ये जो डबल बॉन्ड था यानी कि पाई बॉन्ड था, उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया, क्लियर है। तो यहाँ पे जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो गया यहाँ नेगेटिव चार्ज के रूप में। ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ जैसे लिखा हुआ था एज इट इज़, और ये यहाँ पे। अब दूसरे फिगर में, दूसरे केस में हमने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, और इस इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को जब हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसको हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके लिए हम एक और फिगर ड्रॉ करते हैं। अब मैं यहाँ से GOC पार्ट 4 हटा रही हूँ। देखो ये स्ट्रक्चर लेते हैं हम, ध्यान से देखोगे बेटा, बिल्कुल बहुत ईजी है। OH लिया हमने,
OH के ऊपर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, जैसे लगा हुआ था ये प्लस चार्ज हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज था उससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। अब यहाँ से हमने इसको इधर दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से वो बॉन्ड हट गया और इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, कोई दिक्कत। और ये जो था ये हमने एज इट इज़ यहाँ रहने दिया। क्लियर है। अब देखो केस थर्ड में हमने क्या किया कि यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर दिया और उसको हम यहाँ पे भेज रहे हैं, तब क्या होगा। देखो केस फोर्थ, अब ये जैसे था एज इट इज़ मैं रख रही हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो गया, सपोज ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, तो क्या होगा, इसके ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये एज इट इज़ डबल बॉन्ड OH रह जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लो कि OH का ये इलेक्ट्रॉन अब इस पर ट्रांसफ़र हो गया, तो नेक्स्ट फिगर में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट फिगर में हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा। अब इस वाले फिगर में इसने जो नेगेटिव चार्ज है उसने इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया, तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहा है तो OH के ऊपर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये वापस से 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गया। और ये जो है इलेक्ट्रॉन इसने इधर शिफ्ट कर दिया तो एक इधर हो जाएगा, ठीक है। इसने इधर शिफ्ट कर दिया और ये सारी चीज़ें देखो, ये सेम स्ट्रक्चर आ गया तुम्हारा लौट के। लेकिन जो फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ था और अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ है, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जो है वो अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन लगातार डीलोकलाइज हो रहे हैं, सेंटर की तरफ जा रहे हैं, इसकी डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं और ये शेप हर बार चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो OH ग्रुप है ना, ये इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल बना रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को रोटेट कर रहा है। क्यों इलेक्ट्रॉन को रोटेट कर रहा है, क्योंकि OH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पे तुम्हें एक और चीज़ समझनी है कि ये क्या कर रहा है। देखो तुम्हें समझना होगा, मान लो कि यहाँ पे मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप लेके आऊँ। इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जिनमें पहले से ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जैसे CH3 हो गया, Cl+ हो गया, इनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो कहाँ आएंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक स्ट्रक्चर को समझना होगा, जिसके लिए मैं इसे हटा रही हूँ, ठीक है। ये हमने एक स्ट्रक्चर ले लिया। अब हम इस स्ट्रक्चर में ध्यान देंगे कि जो सबसे टॉप पे है ये एक्चुअली क्या है, ये कोई भी ग्रुप हो सकता है। जैसे हमने यहाँ OH लिया है ना, तो ये मान लो ये OH ग्रुप है, तो ये कोई भी ग्रुप हो सकता है। अभी फिलहाल मैं इसको लिख रही हूँ एनी ग्रुप, ताकि आपको समझ में आए। अब कोई भी ग्रुप जिसको तुमने लिया है ना, उसके साइड के ये जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो। क्लियर है। और ऑर्थो के साइड के जो ग्रुप होते हैं उनको बोलते हैं मेटा। और ठीक किसी ग्रुप के सामने उसके नीचे जो ग्रुप होती है उसको बोलते हैं पारा। आप इसको P, इसको M और इसको O से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये आपका एक डायरेक्शन है। अभी ऑर्थो, मेटा और पारा क्या है, ये ऑर्थो, मेटा और पारा ये बताता है कि किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अभी मैंने कहा कि मैं एक इलेक्ट्रोफाइल लेती हूँ, मतलब कि मैं एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस लेती हूँ, तो क्या होगा। अब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस अगर मैंने यहाँ पर लिया लोकेट करने के लिए, तो एग्जैक्टली क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो वो कहाँ जाएगा। देखो ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये पार्ट क्या था, ऑर्थो, ठीक है, क्लियर है। यहाँ देखो ये पार्ट क्या है, नेगेटिव, पारा। तो अगर आप इलेक्ट्रोफाइल लेते हो तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, वो जाएगा ऑर्थो पे, जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज है। देखो ये नेगेटिव चार्ज है ना, किसके लिए, देखो ये वाला हिस्सा ऑर्थो होता है ना, ये हिस्सा ऑर्थो है। तो नेगेटिव चार्ज यानी कि अगर तुम इलेक्ट्रोफाइल लेते हो, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, क्योंकि
जो ये ऑर्थो है या पारा जो है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन नर्विंग है, जो इलेक्ट्रोफाइल तुम ले रहे हो तो वो ऑर्थो या पारा की तरफ जाएंगे। और हमने OH क्या लिया था, हमने OH लिया था प्लस M इफेक्ट। प्लस M इफेक्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो यहाँ से हमने क्या डोनेट किया कि अगर हम प्लस M या प्लस R इफेक्ट की बात करते हैं तो वो हमें एक डायरेक्शन देते हैं। कौन सी डायरेक्शन देते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि अगर आप कोई इलेक्ट्रोफाइल लेते हो तो इलेक्ट्रोफाइल की जो मूवमेंट होगी, जो अट्रैक्शन होगी, वो ऑर्थो और पारा पे होगी। ठीक है, यानी कि ऑर्थो पे नेगेटिव, आप देख सकते हो ऑर्थो पे नेगेटिव है, पारा पे नेगेटिव है, आपको मेटा पे कहीं भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है, ऑर्थो या पारा पे नेगेटिव है, तो ये ऑर्थो और पारा की तरफ। तो जो पॉजिटिव M या पॉजिटिव R इफेक्ट होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन को, पाई इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन देते हैं, और वो डायरेक्शन किधर देते हैं, ऑर्थो और पारा की तरफ। ठीक है, ये था प्लस M या प्लस R इफेक्ट। क्लियर है। अब हम आते हैं माइनस M या माइनस R इफेक्ट पे। देखो माइनस M या माइनस R इफेक्ट में क्या था, हमने पढ़ा था कि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप होंगे। अब वापस से हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो अब हमने ले लिया NO2 का। ठीक है, यहाँ हमारा देखो NO2 N डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड के साथ एक O है और एक दूसरा सिंगल O के साथ है। अब मान लो कि ये NO2 क्या है, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ, ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो N की तरफ चला गया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। तो फिर क्या होगा, देखो सेकेंड केस में क्या होगा, ये फिगर बनाते हैं वापस से। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और N की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, N हो जाएगा। N का ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले रहा है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और दूसरा ये ऑक्सीजन रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और अब देखो यहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब मान लो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ। ठीक है, एक पाई इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ है एज इट इज, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन आपका इधर शिफ्ट हुआ, तब आप नेक्स्ट फिगर में देखो क्या होगा। आप चाहो तो खुद भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ जैसे था एज इट इज हमने रख दिया। अब मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन इसने इधर शिफ्ट किया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था ना यहाँ का, तो यहाँ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन, अब ये तो तुम्हारा डबल बॉन्ड एज इट इज NO नेगेटिव और NO जो है नॉर्मल पॉजिटिव के साथ यहाँ होगा। अब सपोज मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन वापस से डोनेट हुआ, ये इसने इलेक्ट्रॉन अब इधर डोनेट किया, तब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो रहा ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। गॉट इट। अब इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट किया तो एक यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ जैसे था पहले वैसे हो जाएगा। N डबल बॉन्ड O है और ये O माइनस एक है और एक O नॉर्मल है ना, यही था हमारा स्ट्रक्चर। अब सोचो इसको जरा मैं नीचे बना देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसने इलेक्ट्रॉन इधर किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, और फिर मैंने आपको बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज़ रहेगा। डबल बॉन्ड N है, एक N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है O और एक O नॉर्मल है। अब मान लो कि ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन ने वापस इस N के ऊपर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तब क्या होगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है लाइक
इसने इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दिया, तो कैसा बनेगा? अब देखो ये वापस से स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ठीक है। ये चीज़ें हमारी क्या होंगी? ये एज इट इज़ है जो थी। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि N के ऊपर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब ये N का O इधर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है, यानी N और O के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये O रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने क्या देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर से डीलोकेलाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ हमने -R इफेक्ट लगाया था या -M इफेक्ट लगाया था, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप थे, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, और जब जब इलेक्ट्रॉन ले रहे थे तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा था। अब वापस से आपको इलेक्ट्रोफाइल लो, CH3+ लो या Cl+ लो। अब इलेक्ट्रोफाइल भाई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि भाई मैं वहाँ जाऊँ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो देखो ये है ऑर्थो, है ना, ये वाला हिस्सा ऑर्थो होता है, तो भाई ऑर्थो पे तो नहीं जाएगा क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ आओ पारा पे, पारा के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पारा पे भी नहीं आएगा। यहाँ भी देखो ऑर्थो है, देखो ऑर्थो ये हिस्सा होता है, तो ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑर्थो पे नहीं जाएगा क्योंकि ऑर्थो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो यहाँ नहीं जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा पारा पे, ठीक है। और पारा पे क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? कोई चार्ज नहीं है। अभी देखो, लेकिन आप पारा पे भी नहीं जा सकता क्योंकि पारा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देखो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर नहीं जा रहा है चार्ज कोई, तो ये है मेटा का चार्ज। देखो इन पे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं जा रहा है, तो अल्टीमेटली जो -M या -R इफेक्ट होता है वो कहाँ जाता है? मेटा पे। तो -M और -R इफेक्ट कौन सा डायरेक्शन देता है? ये डायरेक्शन देता है मेटा। क्यों? क्योंकि मेटा के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, और जब हम इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्ट कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, यानी कि जो -M या -R इफेक्ट होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? इसके बाद से हमारा सिर्फ एक और टॉपिक रह रहा है, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो चलते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन पर। हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो हाइपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और कॉन्जुगेशन का मतलब होता है साथ साथ। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं ना, इसमें भी डीलोकेलाइज्ड होते हैं, और क्या डीलोकेलाइज्ड होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या डीलोकेलाइज्ड होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और किसके बीच में होते हैं? ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप होते हैं, यानी एल्काइल ग्रुप इनके साथ लगे होते हैं, ठीक है बच्चे। और ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड के साथ लगे होते हैं, अटैच विथ अनसैचुरेटेड बॉन्ड, ठीक है। सो दे आर अटैच विथ अनसैचुरेटेड बॉन्ड। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आज वाला टॉपिक आपको हो सकता है थोड़ा सा टफ लग रहा हो, लेकिन है नहीं, बहुत इजी है। तो इसमें भी डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशंस है कि भाई प्रेजेंस ऑफ अल्फा कार्बन होना चाहिए, ठीक है। ये अल्फा का साइन, तो प्रेजेंस ऑफ अल्फा कार्बन होना चाहिए। अल्फा कार्बन जो होना चाहिए शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज मतलब उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। और इसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानोगे अभी बताती हूँ। तो अल्फा हाइड्रोजन शुड बी देयर। क्या होते हैं अल्फा हाइड्रोजन, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हम पढ़ रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें हम वापस से इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन करेंगे, लेकिन सिग्मा करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे? पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन कर रहे थे। वहां पे हम क्या कर रहे थे? वहां पे हम इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप ले रहे थे, यहाँ पे हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ले रहे हैं, ठीक है। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, वो भी CH3 हो सकते हैं, लेकिन उसमें अल्फा का क्या मतलब है वो अभी हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं अल्फा का। अब अल्फा में लाइक मान लो कि मैंने एक ग्रुप ले लिया CH3, एक कार्बोकैटाइन का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा
ठीक है, ये हमारा कार्बोकैटायन है, देखो ये कार्बन। अब अगर हम बात करें तो ये कार्बन कितने डिग्री के साथ अटैच है, पहले ये sp3 है कि नहीं, देखो ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, जो कंडीशन नंबर 2 था हमारा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। फिर हमने कहा कि अल्फा पहचानते हैं। अल्फा पहचानने का मतलब क्या होता है कि जो भी मेन कार्बन के साथ दूसरा हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच है ना, वो अल्फा कहलाता है। जैसे ये मेन कार्बन है मान लो, तो इस कार्बन के साथ जो दूसरा हाइड्रोकार्बन अटैच है, ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। और इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे और 1 अल्फा कार्बन कहलाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब देखो ये कार्बोकैटायन है, अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ हाइड्रोजन जो है वो चाहेगा कि हम अपने बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें। ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है। अब इस हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर था, अगर इसने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया तो क्या बनेगा, देखो ये तो एज इट इज रहेगा। अब चाहो तो तुम CH2 भी लिख सकते हो इसको, तो मैं इसको CH2 लिख देती हूँ लाइक। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया CH2, ये चीज़ हमारा एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड हो गया। अब ये हाइड्रोजन के पास कुछ बचा ही नहीं, कोई बॉन्ड नहीं बचा, तो ये हाइड्रोजन अकेला हो जाएगा, बिना बॉन्ड का डी अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बन रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा और ये हाइड्रोजन रहेगा। आपको दिखाई दे रहा है, इस हाइड्रोजन और इस कार्बन को अटैच नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया। अब ये किसको शिफ्ट किया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, सिंगल बॉन्ड वाले को, तो ये डबल बॉन्ड तो बन गया लेकिन हाइड्रोजन के पास। अब यही वाइस वर्सा इसके साथ भी हो सकता था, ये तो केस 1 था। अगर मान लो कि ये हाइड्रोजन की जगह पे मैं इस हाइड्रोजन की बात करती तो क्या होता, अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता तो क्या होता, देखो इस फिगर में अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता तो यहाँ से ये बॉन्ड हट जाता, ये H+ हो जाता और ये जो है ऐसा हो जाता, देखो ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर H+ चार्ज हो गया। केस 3 में देखो, मान लो कि ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता, इस हाइड्रोजन को भी छोड़ देते हैं, अब हटा देते हैं। ये हाइड्रोजन कहता है कि भाई मैं अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करूँगा, ये हाइड्रोजन यहाँ अपना शिफ्ट करता है, तो क्या होगा, अब केस 3 में देखो यहाँ से बॉन्ड हट जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा, 3 स्ट्रक्चर बन रहे थे, है ना। स्ट्रक्चर ये था हमारा थर्ड स्ट्रक्चर जिसमें ऐसा बन रहा था। जब हमारे केस में इस हाइड्रोजन ने पहली बार डोनेट किया था तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बना, आप अगर चाहो तो मैं वो तीनों स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाती हूँ फिर से। एक तो हमारा था, पहले हमने CH2 ले लिया, अगर यहाँ हाइड्रोजन हमारा अटैच हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये H+ हो जाएगा, ये H और ये H, केस 1। केस 2 में हमारा क्या था, अगर इस हाइड्रोजन ने शेयर किया तो, इस हाइड्रोजन ने शेयर किया तो कार्बन डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ये H+ हो जाएगा और ये H अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। और अगर इस हाइड्रोजन ने किया तो ये हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, और अगर इस हाइड्रोजन ने किया तो क्या हो जाएगा, CH2 एज यूजुअल, ये वाला हिस्सा, फिर ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन कर रहा है ना, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा और ये हाइड्रोजन डी अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको 3 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3, देखो 1, 2 और 3 के बीच में मैं कर रही हूँ थोड़ा सा गैप ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। तो 1, ये 1 है जो मैं बॉक्स के अंदर डाल रही हूँ, ये 2 है एक और बॉक्स के अंदर डाला, और ये 3 है जो मैंने बॉक्स के अंदर डाला। तो ये 3 स्ट्रक्चर हैं, इनके मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं है, हमने सिर्फ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया है। तो ये जो तीनों है ना, ये हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कहलाते हैं, ठीक है। अब हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर में हमें ये देखना है कि भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, अल्फा हाइड्रोजन एक होना चाहिए। अब देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन थे यहाँ पे, 1, 2, 3, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन थे उतने स्ट्रक्चर बने, उतने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बने, यानी कि जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ये ले लो, अगर मैं तुम्हें
एक और फिगर देती हूँ, उसको करोगे तुम खुद ही। जैसे मान लो मैंने एक फिगर तुम्हें दिया, CH है और इसके साथ CH3 और इसके साथ एक और CH3 है मान लो, ठीक है, ये प्लस चार्ज है इसके ऊपर। अब देखो इसमें कितने अल्फा कार्बन है, 1 और 2, कितने अल्फा कार्बन है, 2, ठीक है, तो अल्फा कार्बन 2 है। और देखो जरा अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6, तो इनके कितने हाइपर स्ट्रक्चर बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 6। जितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है ना वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करेंगे। तो जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसके जितने स्ट्रक्चर बने उनको स्टडी करना हमारे लिए उतना ही ईजी होता गया। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअली क्या है, वो अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन पे है। मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विथ कार्बन will give more number of hyper conjugated structure. So this is all about, और वो उतना ही स्टेबल होगा। This is all about general organic chemistry. I think आपको ये सारी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद मैं आपको दूसरा टॉपिक कराऊंगी और GOC से रिलेटेड ये टॉपिक काफ़ी है। अब आप अपने बुक को पढ़ो और आपको जहाँ जहाँ पे डाउट है यू कैन वॉच द वीडियो एंड गेट योर प्रॉब्लम, वॉट एवर द प्रॉब्लम यू कैन solve it here. ठीक है बेटा, till then bye all of you.